हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम संपूर्ण प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। राइट, तो आइए हम देखते हैं। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। तो ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, तो हम जो है प्राचीन इतिहास के बारे में यह देखते हैं कि इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो देखते हैं, तो इनको हमको जानकारी जो है एक पुरातात्विक स्रोत से मिलती है और एक साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों से यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि पुरातात्विक स्रोतों की यदि हम बात करें तो भौतिक अवशेष हो जाएंगे। ठीक है, भौतिक अवशेष हो जाएंगे, उत्खनन हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे, मुद्रे हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, स्मारक हो जाएंगे। राइट, दूसरी बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत से जानकारी। तो साहित्यिक स्रोत में भी हम दो भागों में विभाजित कर देंगे, एक देसी साहित्य में और एक विदेशी साहित्य में। ठीक है, तो देसी साहित्य से देखते हैं कि आखिर हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देसी साहित्य में यदि हम देखें तो देसी साहित्य में देखते हैं तो धार्मिक साहित्य हो गए, वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति, है ना, स्मृति हो गई। और क्या हो गया, बौद्ध साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गए। ठीक है, महाकाव्य हो गए, इनसे हमको जानकारी मिलती है। दूसरी बात और क्या, देसी साहित्य से जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र क्या कहता है उससे हमको जानकारी मिलती है ना। कल्हड़ की राज तरंगिणी मिलती है। ठीक है, पाणिनि का अष्टाध्यायी मिलता है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, है ना, मेघदूतम और शकुंतलम से जो है क्या है जानकारी प्राप्त मिलती है। और विदेशी स्रोतों से भी कुछ जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोतों की यदि हम बात करें तो ग्रीक और रोमन स्रोत हो गया, सिंहली स्रोत हो गया, चीनी स्रोत हो गया, तिब्बती स्रोत हो गया और अरबी स्रोत हो गया। राइट, अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कि सिक्के, है ना, पुरातात्विक अवशेषों से बात करते हैं। जैसे कि सिक्के या मुद्रा की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था। ठीक है, सन 206 ईस्वी से 300 ईस्वी तक भारत इतिहास का ज्ञान मुख्यतः मुद्राओं पर आधारित था। प्राचीन भारत में सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन के बने सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2-3 पॉइंट याद रखना है। जैसे कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो भारतीय इतिहास था तो उसका ज्ञान जो है मुख्यतः मुद्राओं पर ही आधारित था और यह बात 206 और 300 ईस्वी के मध्य जो है क्या है बताई गई है। प्राचीन भारत में यदि हम देखें तो प्राचीन भारत में सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन के बने सिक्के प्रचलित थे। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता था, साहित्य में इन्हें कांसार्पण कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के सिक्के हैं जिन पर ठप्पा लगाकर विविध आकृतियाँ उकेरी गई हैं, है ना। हिंद बैक्ट्रियाई शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख अंकित करवाया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि किन शासकों ने हिंद पर सर्वप्रथम लेख अंकित करवाया है, तो हिंद बैक्ट्रियाई शासक ने जो है क्या है सिक्कों पर लेख अंकित करवाया है। लेखों से संबंधित राजा के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। सबसे अधिक तांबे की बात करें तो सबसे अधिक तांबा, चांदी व सोने के सिक्के किस युग में मतलब हुए थे, तो मौर्योत्तर युग में हुए थे। याद रखिएगा कि सबसे अधिक तांबे, चांदी और सोने के सिक्के मौर्योत्तर युग में हुए थे। दूसरी बात क्या है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हुई थी, तो सर्वाधिक शुद्ध मुद्राएं की बात करें तो कुषाण काल में। राइट, कहाँ, कुषाण काल में। ठीक है, और तीसरा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के यदि की बात करते हैं तो गुप्त काल में हुए थे। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, सर्वाधिक शुद्ध सोना कुषाण काल में और सर्वाधिक सिक्के चाहे चांदी के हों, तांबे के हों या सोने के हो तो मौर्योत्तर काल में हम जो है क्या है देखते हैं। इसके बाद यदि हम देखें
कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व साक्ष्य की बात करें तो मेहरगढ़ से हमको प्रारंभिक कृषि कार्य के साक्ष्य मिलते हैं। तो प्रारंभिक कृषि कार्य के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इनाम गांव से बात करें तो इनाम गांव से जो है मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। सांड की मरण मूर्ति और हाथी के दांत के मनके इनाम गांव से प्राप्त होते हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य जो है आदमगढ़ से प्राप्त होता है। क्या पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त होता है। हड्डी के औजार की बात करें तो चिरांद से होता है। हड्डी का औजार कहाँ से है, चिरांद से है। गर्तावास जो है बुर्ज होम से है, ठीक है, गर्तावास जो है बुर्ज होम से है। और जंगली गन्ना, चावल और कांच की चूड़ियों की बात करें तो हस्तिनापुर से है। लोहे का हंसिया, कुदाल और ताम्र की चूड़ियाँ जखेड़ा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम्र की चूड़ियाँ जखेड़ा से प्राप्त हुआ है। और चावल के अवशेष की बात करें तो ये कोल्डी हवा से चावल का अवशेष प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े का साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है। और कपड़े की छपाई के अवशेष की बात करें तो अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। तो अतरंजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमको बहुत सारे पॉइंट कवर करने को मिलते हैं। इसके बाद आता है, हमने देख लिया कि आखिर सिक्के क्या कहलाते हैं, मुद्रा क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अभिलेख क्या कहलाते हैं। अभिलेख, चूँकि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं और हिंदी में पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, मतलब कि यदि हम इससे भी पुराने यदि हम देखें तो प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पूरा पेलियोग्राफी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं, लेकिन तिथि के अध्ययन को, प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं या पेलियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों पर भी मूर्तियां मिलती हैं। अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं। यदि हम सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो सम्राट अशोक, क्या है, सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वाधिक जो है क्या है, सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। और अशोक के अधिकांश अभिलेख की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि में है। पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान में अरमाइक और यूनानी लिपि है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में किस प्रकार की लिपि है, तो अरमाइक और यूनानी लिपि है। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था, 1837 में जेम्स प्रिस्सेप के द्वारा जो है क्या है, जेम्स प्रिस्सेप के द्वारा पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि नरकी अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और पानगुराड़िया, कौन कौन से हैं, नरकी अभिलेख, पानगुराड़िया अभिलेख और गुर्जर अभिलेख। इस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है, ठीक है। इन अभिलेखों में जो है क्या है, अशोक का नाम उल्लेख है। किस किस में, नरकी अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और पानगुराड़िया अभिलेख में। अभिलेखों में यदि हम बात करें, अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय भी कहा गया है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, परंतु याद रखिएगा कि रुम्मनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक है, ठीक है। अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो उन सभी अभिलेखों का यदि हम देखें तो उसमें प्रशासन से संबंधी विषय दिए गए हैं, ठीक है। 13 अभिलेख हैं लगभग, ठीक है। लेकिन एक अभिलेख रुम्मनदेई अभिलेख है। रुम्मनदेई अभिलेख की बात करें तो रुम्मनदेई अभिलेख में आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है ना। इसके बाद कुछ अभिलेख किस वंश से संबंधित है और शासक कौन से, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, ये कहाँ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो खारवेल के द्वारा कलिंग वंश का शासक था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यमन वंश रुद्रदामन के द्वारा, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है किसके द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग वंश के खारवेल के द्वारा, ठीक है। नासिक अभिलेख की बात करें तो नासिक अभिलेख जो है गौतमीपुत्र बल्फी के द्वारा सातवाहन वंश से संबंधित था। तो नासिक अभिलेख गौतमी बल्फी के द्वारा, ठीक है। प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के, सबको पता है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो यशोवर्मन के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो भोज के द्वारा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ठीक है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त के द्वारा। और देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो विजय सेन के द्वारा, ठीक है, राइट।
तो ये हमारा अभिलेख हो गया। कौन कौन से, एक बार और देखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा, नासिक अभिलेख सातवाहन के द्वारा, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त के द्वारा, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन के द्वारा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। चंदेल वंश का शासक था यशोवर्मन, ठीक है, मालवा में है, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो राजा भोज के द्वारा, ठीक है, प्रतिहार वंश के शासक भोज थे, ठीक है, प्रतिहार शासक भोज के द्वारा। परमार शासक राजा भोज नहीं, प्रतिहार शासक भोज के द्वारा ग्वालियर अभिलेख, ठीक। तो ग्वालियर अभिलेख जो है भोज के द्वारा, प्रतिहार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ है, तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंद गुप्त के द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो विजय सेन के द्वारा, जो कि सेन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रस्तर अभिलेखों, प्रशस्ति अभिलेखों में क्या है, प्रशस्ति अभिलेखों में प्रसिद्ध है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और सातवाहन राजा का पुलवामी का नासिक गुफा लेख आदि, ठीक है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है ना, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, खारवेल का है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है और नासिक अभिलेख किसका है, सातवाहन का है। गुप्त शासकों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। दूसरा क्या है कि गुप्त शासकों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेफनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेखों से द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य भारत में भागवत धर्म के मौजूद होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से द्वितीय सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म के मौजूद होने का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से हमको क्या याद रखना है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस, ठीक है, यवन राजदूत हेलियोडोरस का कौन सा बेसनगर अभिलेख, ठीक है, कौन सा स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ठीक है, किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो जो है क्या है, हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त अभिलेख से गुप्त काल में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सबको पता है कि एरण से गुप्त काल में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन उदयगिरी स्थित वराह की मूर्ति हूण शासक तोरमाड़ का लेख अंकित मिलता है, ठीक है। तो उदयगिरी में कहाँ, तो वराह की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उदयगिरी विदिशा में स्थित है वराह की मूर्ति, ठीक है। और यहाँ से किसका लेख अंकित मिलता है, तो तोरमाड़ का लेख अंकित, हूण शासक था हूण शासक तोरमाड़ का लेख की जो है क्या है जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, तो किस अभिलेख से भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सौहगोरा अभिलेख है। याद रखिएगा सौहगोरा अभिलेख जो है यह सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी किससे, तो भारत में जब सर्वप्रथम हूण आक्रमण हुआ था, भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण हुआ था तो उस समय जानकारी की बात करें तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण हुआ था। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब प्राप्त होता है, तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य की बात करें तो 510 ईस्वी में एरण अभिलेख के सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से, है ना, कि सेनापति भानुगुप्त जो थी, भानुगुप्त की पत्नी जो है शहीद सती हो जाती है ना,
तो इसी कारण जो है ये एरण अभिलेख से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की बात करें तो मंदसौर से प्राप्त होती है। विदेशी अभिलेखों की कुछ बात करते हैं। तो विदेशी अभिलेखों की यदि हम बात करें तो क्या क्या है, विदेशी अभिलेखों में सबसे पुराना अभिलेख है एशिया माइनर में बोगज कोई से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? एशिया माइनर में बोगज कोई से प्राप्त होता है और इसमें वरुण, मित्र, इंद्र तथा नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। तो सबसे पुराना अभिलेख जो है एशिया माइनर में बोगज कोई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पर्सिपोलिस। क्या नाम है? पर्सिपोलिस। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून। ठीक है, बेहिस्तून से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट के द्वारा, ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने, द्वारा नहीं है ये, दारा प्रथम है। ठीक है, तो ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में सिंधु घाटी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से जो है क्या है प्राप्त होता है कि ईरानी शासक दारा प्रथम ने सिंधु घाटी के क्षेत्र पर 516 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। चित्रकला की बात करें तो अजंता की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को चला था 1819 में। ठीक है, अजंता की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला का पता 1819 में अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को चला था। मद्रास सेना के मेजर गिल ने, याद रखिएगा, मद्रास सेना के मेजर गिल को 1844 ईस्वी में चित्रों की नकल का कार्यभार सौंपा गया। 1915 में लेडी हेरिंगम ने अजंता फ्रेस्कोज नामक पुस्तक में अजंता के चित्रों को प्रकाशित किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसने अजंता के फ्रेंकोज नामक पुस्तक में अजंता के चित्रों को प्रकाशित किया था? तो लेडी हेरिंघम ने। किसने? लेडी हेरिंघम ने 1915 में अजंता फ्रेंकोज नामक पुस्तक में अजंता के चित्रों को क्या किया है? प्रकाशित किया है। ठीक है, कुछ साहित्यकार की रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी पाणिनि है, महाभाष्य पतंजलि। ठीक, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त, इंडिका मेगिस्थनीज, इंडिका की बात करें तो मेगिस्थनीज, चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता की बात करें तो जो है क्या है चरक, है ना। चरक संहिता की बात करें तो चरक, और बुद्ध चरित की बात करें तो अश्वघोष, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, कुमार संभवम की बात करें तो कालिदास, है ना, और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। इसके बाद क्या है कि 10 कुमार चरितम की बात करें तो क्या है, 10 कुमार चरितम की बात करें तो दांडी, है ना, 10 कुमार चरितम दांडी, और हर्ष चरित्र बाण भट्ट, राजतरंगिणी कल्हाड़। ठीक है, अब राजतरंगिणी की यदि हम बात करें तो राजतरंगिणी के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हर्ष चरित्र बाण भट्ट, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि रघुवंशम में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो थोड़ा याद रखिएगा, रघुवंशम कालिदास का है और इसमें समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, बाकी मालविकाग्निमित्रम समझ में आ रहा है वैसे कि शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। कुमार संभव मतलब गुप्तकालीन रचना है। ठीक है, चरक संहिता में रोग नाशक और रोग निरोधक औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका की बात करें मेगिस्थनीज मौर्यकालीन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं और इनके विवरण से तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो विदेशियों के विवरण को 3 भागों में कौन कौन से? यूनान और रोम के लेखक, चीनी यात्रियों का वृत्तांत और अरब यात्रियों का वृत्तांत। साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अरब यात्रियों का जो है क्या है, वृत्तांत से प्राप्त होता है। यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण, जैसे कि हेरोडोटस, इसी इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक हिस्टोरिका लिखी है। ठीक है, क्या है? पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जो है हिस्टोरिका है
और इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है क्या है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। टेशियस यह ईरान का राज्यवैद्य था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन कौन थे, तो निर्याकस था, आने सिक्रेटस था, अरिस्टोबुलस था। विवरण आदि विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है। ठीक है। मेगास्थनीज की बात करें तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ अपने मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है। तो देखिए एक बार और देखते हैं कि हेराटोड्स जो है यह इतिहास का पिता कहा जाता है हेराटोड्स को, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका है। ठीक है। दूसरी बात है टेशियस। टेशियस क्या है भाई साहब, तो टेशियस जो है यह ईरान का राज्यवैद्य था। फिर तीसरा पॉइंट है कि सिकंदर के साथ भारत कौन कौन से लेखक आए थे, तो निर्याकस आया था। ठीक है। कौन कौन सा, निर्याकस आया था, ऑनेसिक्रेटस आया था और अरिस्टोबुलस। याद रखिएगा, निर्याकस, ऑनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है। ये सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज की बात करें तो यह किसके समय आया था, मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और ये राजदूत किसका था, तो ये सेल्यूनिकेटर का राजदूत था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। दूसरी बात, मेगास्थनीज ने कौन सी रचना लिखी है, तो इंडिका नामक रचना लिखी है। ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है कि मौर्य युग के समाज और संस्कृति के विषय में बताया गया है। डाइमेकस की बात करें तो यह एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। याद रखिएगा, डाइमेकस की बात करें तो डाइमेकस जो था कौन था, तो डाइमेकस जो था यह एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो डाइमेकस जो है यह बिंदुसार के दरबार में आया था, है ना। एक डाइमेकस है और एक डायनोसियस है, तो इसमें कंफ्यूज होता है, तो याद रखिएगा डाइमेकस जो है एंटियोकस का प्रथम राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। लेकिन डायनोसियस की बात करें तो यह टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है। क्या है, टॉलमी जो है क्या है, टॉलमी फिलाडेल्फस का जो है क्या है, राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था। तो डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। और डाइमेकस, याद रखिएगा, डाइमेकस और डायनोसियस दोनों अलग अलग हैं। डाइमेकस, ठीक है, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस यह अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस किसका राजदूत था, तो डाइमेकस की बात करें तो यह एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ठीक है। डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था और किसके काल में आया था, एक बार और बताइए। तो डाइमेकस की बात करें तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस की बात करें तो अशोक के दरबार में आया था, और यह फिलाडेल्फस का राजदूत था डायनोसियस। ठीक है। तो डायनोसियस किसका राजदूत था, तो फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका, फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन श्री किसकी रचना है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन श्री की बात करें तो इसके लेखक का कोई अता पता नहीं है, इन्होंने लिख के चला गया है, पढ़ते रहो, नाम ही नहीं पता, अज्ञात लेखक हैं। ठीक है। क्या है भाई साहब, अज्ञात लेखक हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन श्री सी जो है इसकी रचना एक अज्ञात लेखक के द्वारा 80 ईस्वी के लगभग की गई थी, जो कि हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। टॉलमी, अब टॉलमी की बात करते हैं। तो टॉलमी की बात करते हैं तो इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। तो टॉलमी ने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। और प्लिनी की बात करें तो इसमें नेचुरल हिस्ट्री, क्या है, नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना प्लिनी ने की थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग की थी। और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिजों के, भाई सीधी सी बात है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक में क्या नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना करेगा तो इसमें प्राकृतिक पेड़ पौधे, चित्रों, खनिजों के बारे में ही, प्रकृति की संपदा के बारे में ही ज़्यादातर उसमें वर्णन किया होगा। ठीक है। तो टॉलमी में रचना किसने की थी, तो टॉलमी ने भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। और प्लिनी जो है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। चीनी यात्रियों का वृत्तांत की बात करें तो चीनी यात्रियों की बात करें तो चीनी यात्री फाहयान, सुंगयुंग, हेंगसांग तथा इतिसिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। ये सारे बौद्ध
मतानुयायी रहे हैं जो बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, जिन्होंने भारत का उल्लेख यिंतू नाम से किया है। तो याद रखिएगा कि जो चीनी वृत्तांत चीनी यात्री थे तो इन्होंने भारत का उल्लेख किस नाम से किया है? यिंतू नाम के, क्या यिंतू नाम से किया है। फाहयान आता है। फाहयान की बात करें तो यह गुप्त काल में आता है। और कौन सा गुप्त शासक था उस समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहयान आया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो फाहयान अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे जब गुप्त वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे, तो फिर मेगास्थनीज को वहाँ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप पढ़ते जाइए। फाहयान, फाहयान की बात करें तो यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है। शुंग की बात करें तो 518 में आया था शुंग। हैंग सांग की बात करें तो इसे युवान व्यांग के नाम से भी जाना जाता है। हैंग सांग युवान व्यांग के नाम से भी जाना जाता है। और हैंग देखो, हा से हैंग सांग, हा से हर्षवर्धन, ठीक है, याद करने की ट्रिक है। हा से हैंग सांग और हा से हर्षवर्धन के समय आया था, भारत आया था, जो 16 वर्षों तक लगभग रहा था, ठीक है। और वहीं हम बात करें, हेंग सांग का यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हेंग सांग का यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेंग सांग की जीवन शैली की बात करें तो जीवनी हीली ने लिखी है और यह हेंग सांग का मित्र था। तो हेंग सांग की जीवनी किसने लिखी है? तो हेंग सांग की जीवनी हीली ने लिखी है और यह किसका मित्र था? हेंग सांग का मित्र था हीली, ठीक है। तो फाहयान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फिर हेंग सांग, हा से हेंग सांग, हा से हर्षवर्धन के समय आया था। और हेंग सांग का दूसरा नाम भी है जिसका नाम है युवान व्यांग। दूसरी बात क्या है कि इसकी एक रचना है, उस रचना का नाम है सियुकी। हेंग सांग की रचना का नाम सियुकी है और इसी रचना में उसने अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत का विवरण दिया है, ठीक है। हेंग सांग की जीवनी किसने लिखी है? तो हीली ने लिखी है, यह हेंग सांग का मित्र था। इतिसिंह की बात करें तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इतिसिंह अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या कहा? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो इतिसिंह की बात करें तो भाई साहब, तो इतिसिंह जो है लगभग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने ग्रंथ में किसका किसका वर्णन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, और क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तात्वानलिन के बाद नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी प्राप्त होते, तो हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान की जानकारी तात्वालिन ने अपने विवरण में दिया है। चाओजुकुआ यह अपने विवरण में बोल इतिहास के विषय में जानकारी देता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लामा तारानाथ इसे कंगयूर एवं बौद्ध धर्म के इतिहास का नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो लामा तारानाथ ने कंगयूर एवं बौद्ध धर्म के इतिहास के नामक की पुस्तक लिखी है। और अरब यात्रियों के वृत्तांत की बात करें तो ज़्यादा नहीं है। अरब लेखकों में अलबरूनी था, अलबिलादुरी था, सुलेमान था, अलमसूदी, हसन नजामी फरिश्ता है ना, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक हैं जिनकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अलबरूनी इसका पूरा नाम अबू रेहान है, ठीक है। तो अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी की यदि हम बात करें तो अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। ओ भाई साहब, कितना ख़तरनाक नाम है, ठीक है। क्या नाम है? अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अब्द अहमद अलबरूनी था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था, खीवा में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पाषाण काल। इसके बाद अब हमारा आता है, अभी तो इतना इंट्रोडक्शन चल रहा था जानकारी के स्रोत, ठीक है। अब हमारा आता है पाषाण काल या स्टोन एज, ठीक है। तो पाषाण काल की यदि हम बात करें तो इसमें हम सामान्य चर्चा पढ़ेंगे और वर्गीकरण पढ़ेंगे। और वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे क्या क्या? पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और नवपाषाण काल पढ़ेंगे, राइट। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे,
निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे और उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट लिए हम, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट लिए हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, या हम इसको नव पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 में प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट के मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल अब आता है। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, क्या पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले मानव अवशेषों, कहाँ के, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले मानव अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। सोहन नदी घाटी जो है पूरा पाषाण काल में ही गोल पत्थर से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो गोल पत्थर से निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो गोल पत्थर से निर्मित उपकरण सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। इस काल का मानव शिकार करने वाला और केवल संग्राहक था। पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव केवल और केवल शिकार करता था और उसको बिना भूंजे, बिना पकाए, कच्चा मांस ऐसे ही चबा के खा जाता था। ठीक है, मानव शिकार करता था और संग्राहक था। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक स्थान पर इसी काल का माना जाता है। भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है, जो कि चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय ने 1957-58 में की थी। ठीक है, यहाँ जनरली क्या है कि जो रायसेन भीमबेटका है, यहाँ पर चित्रकारी की गई है आदि मानव के द्वारा। ठीक है, कि उस समय के संबंधित संस्कृति की चित्रों का वर्णन किया गया है। राइट, तो यहाँ से हमको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि